नमस्कार दोस्तों, दिस इज विमानीज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानसा मिरेकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की एलेजी है। बेसिकली बात करें एलेजी की, तो एलेजी क्या होती है? एलेजी एक लॉन्ग पोइम होती है जिसके अंदर जो पोइट है वो किसी की डेथ के ऊपर दुख जताता है, तो उसी चीज को बोलते हैं एलेजी। अगर आपको एलेजी को डिटेल से जानना है तो जो हमारा प्लेलिस्ट है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, उसको जाइए, उसको चेकआउट कीजिए, आपको मिल जाएगा कि एलेजी क्या होती है, जिसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो आइए बात करते हैं एलेजी की। तो एलेजी एक शोक गीत होता है जिसमें पोइट किसी की डेथ के ऊपर दुख जताता है, तो उसी चीज को बोलते हैं एलेजी। तो शुरू करते हैं हम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। देखिए, इसके अंदर जो पॉइंट है वो किसी हैमलेट, किसी छोटे गांव के जो लोग हैं वो बिना पहचान पाए, बिना अपना इतिहास के अंदर नाम दर्ज कराए हुए मर जाते हैं, यानी कि जिनके बाद जिनको लोग जानते नहीं है, तो उनकी डेथ के ऊपर पोइट ने कुछ लिखा है, एलेजी लिखी है कि वो एक चर्चयार्ड है, कब्रिस्तान, वहां जाता है और जो उस गांव के लोग हैं जो अपनी कब्र के अंदर सो रहे हैं और जिनको अब मरने के बाद में कोई नहीं जानता है, ना उनको उनके घर वाले याद करते हैं, ना उनके लिए कभी शाम को डिनर के टाइम में उनका वेट किया जाता है। तो ऐसा करके कुछ एलेजी लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट स्टेंजा के साथ में और देखते हैं क्या चीज है इसके फर्स्ट स्टेंजा के अंदर। तो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, यानी कि कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब होता है एक घंटी जो शाम के समय में बजती है। तो नेल, नेल का मतलब होता है एक चर्च की वो घंटी जो किसी के दुख की सूचना देती है, यानी शोक संदेश देने वाली जो घंटी होती है, चर्च के अंदर बजने वाली घंटी, उसको बोलते हैं नेल। तो भाई जो नेल है वो चर्च की घंटी बज रही है और ये संकेत दे रही है कि जो दिन है वो खत्म हो चुका है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यानी कि चर्च की घंटी बज रही है और दिन के खत्म होने का संकेत दे रही है। द लॉविंग हार्ट विंड स्लोली ओवर द ली, द लॉविंग हार्ट विंड स्लोली ओवर द ली, यानी कि जो गायों के, जो पशुओं के झुंड है वो धीरे धीरे अब घास के मैदानों से वापस घर की तरफ आ रहे हैं। यानी कि देखा होगा इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो एक शाम के दृश्य का वर्णन करता है। शाम के समय में जो लोग खेतों में काम करते हैं और जो पशुपालन करते हैं उनके सीन को इन्होंने लिखा है कि भाई जब दिन खत्म होता है तो कैसे जो पशु है वो अपने घर की तरफ लौटते हैं, जो लोग खेतों में काम करते हैं वो वापस थके हारे घर पे आते हैं शाम को अपने, यानी कि जब वो दिन भर काम करते हैं तो थक जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे वापस आते हैं। इसी चीज को इन्होंने इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर बताया है। तो द लॉविंग हर्ड, यानी कि जो पशुओं का झुंड है, वाइंड स्लोली ओवर द ली, वो अब जिगजैग करते हैं। वाइंड, देखिए वाइंड, वाइंड का वैसे मतलब होता है हवा, लेकिन यहाँ वाइंड का मतलब है धीरे धीरे जिगजैग करके, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलना। तो पशु एकदम सीधा तो चलते नहीं है, वो हवा की तरह धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो जो पशु है वो अब अपने ओवर द ली, ली का मतलब होता है जो घास के मैदान होते हैं, चारागाह होते हैं, वहां से अब धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। द प्लगमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, और जो प्लगमैन है यानी कि जो हल चलाने वाले जो किसान है, होमवर्ड, वो घर की तरफ लौट रहे हैं। होमवर्ड का मतलब घर की तरफ आना। द प्लगमैन होमवर्ड, किसान घर की तरफ लौट रहे हैं। प्लॉट्स इज वेरी वे, अपने थके हुए धीरे धीरे कदमों से, यानी कि किसान ने दिन भर खेत में काम किया तो वो थक चुका है। अब वो थका हुआ किसान शाम को पैदल अपने खेत से घर की तरफ आ रहा है, तो उसकी जो कदम है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो किसान धीरे धीरे, अब प्लॉट्स, PLODS, प्लॉट्स का मतलब होता है धीरे धीरे, वियरी, वियरी यानी थके हुए, और प्लॉट्स यानी धीरे धीरे कदमों को बढ़ाना। तो किसान धीरे धीरे अपने थके हुए कदमों से घर की तरफ वापस आते हैं। द लीव्स एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस अनटू मी, और इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर अंधेरा होता है। क्या होता है? इस संसार के अंदर अंधेरा होता है।
एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और इस दुनिया को डार्कनेस अंधेरे के अंदर छोड़ देते हैं, यानी कि शाम ढलने लगती है। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। आई होप ये आपको समझ में आया हो, जिसके अंदर पोइट जो लोग खेत में काम करते हैं, जो पशु खेतों में चरने जाते हैं, उनका जो सीन है उस चीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि भाई कैसे जो पशु है शाम के समय में अपने घर पे आते हैं, और किसान जो हल चलाते हैं खेत में वो भी थके हारे शाम के समय में धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देखिए शुरू करते हैं सेकंड स्टेंजा को। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप्स ऑन द साइट, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप्स ऑन द साइट। अब जो लैंडस्केप्स है, जो दृश्य है, लैंडस्केप्स का मतलब होता है दृश्य, भूदृश्य जो है। फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप्स ऑन द साइट। अब जो लैंडस्केप्स, जो भूदृश्य है, वो साइट नजर के सामने फीके पड़ रहे हैं। उनकी जो ग्लिमरिंग, उनका जो प्रकाश है, ग्लिमरिंग का मतलब होता है हल्का प्रकाश, फेड्स, वो अब क्या होता है, जो प्रकाश है वो फेड होने लगता है। यानी कि शाम के समय में धीरे धीरे क्या होता है, प्रकाश जो उजाला रोशनी होती है वो फेड होने लगती है, कम होने लगती है। the fades glimmering, now fades the glimmering landscapes on the sight। अब हमारी नजर के सामने जो लैंडस्केप्स, जो भूदृश्य है, उनकी चमक धीरे धीरे फेड होने लगती है, उनकी चमक कम होने लगती है। एंड ऑल द एयर सोलेमन स्टिलनेस होल्ड्स, और ऑल द एयर, और पूरी हवा के अंदर, ऑल द एयर यानी पूरी हवा के अंदर, यानी पूरे वातावरण के अंदर, अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड्स, एक गंभीर शांति छा जाती है। ए सोलेमन स्टिलनेस होल्ड्स, पूरे वातावरण, पूरी हवा के अंदर एक गंभीर शांति छा जाती है। नहीं कि देखा होगा शाम के समय में जब सारे लोग अपने घरों पे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तब एकदम शांत वातावरण होता है, और वो भी किसी गांव का। Save where the beetle wheels his drowning flight, save where the beetle wheels his drowning flight। अब बीटल का मतलब होता है भंवरा। जो भंवरा होता है वो अपने पंखों से हल्की बिनबिनाहट करता है, यानी कि किसान खेत से लौट रहा है। देखिए इस सीन को आप अपने गांव से रिलेट कीजिए कि आप खेत में काम कर रहे थे दिन भर, आप वापस दिन भर काम करने के बाद में थके हारे वापस अपने घर की तरफ लौट रहे, तो आप क्या क्या सीन देखते हैं, उन चीजों को इस पॉइंट से रिलेट कीजिए, इस एनालिसिस से रिलेट कीजिए, आपको ये पॉइंट डेफिनेटली समझ में आएगी। आप खेत से वापस घर आ रहे हैं, आपके साथ में आपकी गाय, आपके पशु है, और आप थके हुए हैं। अब जो आप वहां जब खेत से निकले और जब तक घर पहुंचे तो काफी अंधेरा भी हो चुका था, तो आपने इस दुनिया को किस में छोड़ दिया, अंधेरे में छोड़ दिया, और फिर जो प्रकाश था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ऑल द एयर सोलेमन स्टिलनेस होल्ड्स, और पूरे वातावरण के अंदर, पूरी हवा के अंदर क्या आ गई, एक गंभीर शांति आ गई, यानी पूरा जो माहौल, पूरा वातावरण है वो पूरा शांत हो जाता है, और वो भी स्पेशली किसी गांव का। Save where the beetle wheels his droning flight, और वहां पे जो भंवरे के पंखों की हल्की बिनबिनाहट है। देखो बीटल का मतलब होता है भंवरा, और व्हील्स वैसे यहाँ पहिया होता है, लेकिन यहाँ व्हील्स का मतलब पहिए से नहीं है। जो भंवरे के पंख होते हैं वो जब ड्रॉनिंग का मतलब होता है बिनबिनाना, जब उसके वो पंखों से बिनबिनाता है, यानी कि जब भंवरा शाम के समय में जब लोग खेत से आ रहे हैं तो देखा होगा कई सारे कीट पतंग उड़ते रहते हैं, तो उनमें से एक वो भंवरा भी होता है, वो भी उड़ता रहता है और बिन बिन की आवाज करता रहता है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंस फॉल्स, और जो भेड़ों के गले की जो घंटियां होती है, ड्राउजी यानी थकी हुई, और टिंकलिंग्स यानी जो घंटे की खनक होती है, तो जो भेड़ों के गले की घंटे की खनक होती है वो उस दूरी को कम कर देती है, यानी कि डिस्टेंस फॉल्स, यानी कि डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और फॉल्स का मतलब समेटना, तो जो दूरी है वो उसको समेट लेते हैं। यानी कि जब भेड़ें चलती हैं और उनके गले के अंदर जो घंटी होती है वो जब टन टन की आवाज करती है, तो मतलब उस आवाज को सुनते सुनते, उस भंवरे की बिनबिनाहट को सुनते सुनते, न जाने कब वो लोग खेत से घर आ जाते हैं,
तो वो उन्हें पता ही नहीं चलता है, तो वो डिस्टेंस फोल्ड्स यानी कि उस दूरी को वो फोल्ड कर लेते हैं, उस दूरी को वो समेट लेते हैं, यानी कि उस दूरी को वो पूरा कर लेते हैं। तो आई होप ये जो सेकंड स्टेंजा था ये समझ में आया हो आपको। नाउ फेड्स ग्लीमरिंग लैंडस्केप्स ऑन द साइड, जो दृश्य है वो मंद प्रकाश में फेड होने लगते हैं। ऑल द एयर सोलमन स्टिलनेस होल्ड्स, पूरी हवा के अंदर एक गंभीर शांति छा जाती है। सी वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, और जो भंवरा है वो उसकी फ्लाइट, उसकी उड़ान की जो बिन बिनाट है वो सुनाई देती है। एंड ड्रोजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंस फॉल्स, और जो भेड़ों के घंटियों की आवाज है उसको सुनते हुए जो किसान है कब उसने अपनी दूरी पूरी कर ली है पता नहीं लगता, डिस्टेंस फॉल्स। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेंजा की तरफ। क्या है तीसरा स्टेंजा? आई होप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ कि सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेल्टेड टॉवर, सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल्ड टॉवर, कि वो जो यॉन्डर जहां आईवी मेंटल्ड टॉवर, जहां आईवी का पेड़ है, आईवी एक बेल होती है, आईवी एक बेल होती है जो किसी पेड़ के चारों तरफ लपेटते हुए ऊपर चढ़ जाती है। तो वो जो एक यॉन्डर, यानी यॉन्डर का मतलब होता है कि थोड़ी दूर से, जहां से कुछ दूरी पे जो आईवी का टॉवर है, आईवी टॉवर से यह मतलब है कोई पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक आईवी की जो बेल है, वो बेल उसके ऊपर चढ़ के उसको एक टावर का रूप दे चुकी है। तो जो थोड़ी दूरी पे, यॉन्डर का मतलब होता है थोड़ी दूरी पे, तो जो थोड़ी दूरी पे आईवी का जो टॉवर है, सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल्ड टॉवर, कि जहां पे आईवी का जो टॉवर है, यानी कि जिस पेड़ के ऊपर आईवी लपटी हुई है, द मॉपिंग ऑल डज टू द मून कंप्लेन, वहां पे एक उदास उल्लू, MOPING, मॉपिंग का मतलब होता है उदास। द मॉपिंग ओवल डज टू द मून कंप्लेन, वहां पे यानी कि जो आईवी का टॉवर है, जिस पेड़ के ऊपर आईवी की बेल लपटी हुई है, उस पेड़ के ऊपर एक मॉपिंग ओवल, एक उदास उल्लू बैठा है और वो चांद से शिकायत कर रहा है। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, मून यानी चांद। तो जहां पे आईवी की बेल जिस पेड़ के ऊपर लपटी हुई है, उस पेड़ के पास में एक मॉपिंग आउल, एक उदास उल्लू है जो चांद से शिकायत कर रहा है। ऑफ सच इज वैंडरिंग नियर हर सीक्रेट पावर, इस प्रकार से उसका जो बोवर है, उसका जो पेड़ पे रहने का स्थान है, BUWER बोवर, बोवर का मतलब होता है पेड़ पे रहने का स्थान, फिर हम इसे घोंसला बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ जिस जगह पे उल्लू रहता है या कोई दूसरा पक्षी रहता हो तो वो चीज। तो घोंसला बेसिकली तिनकों का बना होता है, लेकिन बोवर जो उस पेड़ के ऊपर ही कुछ रहने की जो उसकी टहनियां वगैरह होती है, उनके बीच में छुपने की जो जगह बना ली जाती है, या फिर उस पेड़ के अंदर जैसे कोई गड्ढा हो गया हो तो उसके अंदर रहने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं बोवर। तो जो ऑफ सच वैंडरिंग नियर हर सीक्रेट बोवर, उसका जो सीक्रेट यानी गुप्त बोवर है, उसके रहने की जो गुप्त जगह है जिस पे वो छुप के रहता है, उसके पास में घूमने की शिकायत वो किससे कर रहा है? चांद से कर रहा है। यानी कि जो पॉइंट है वो अब उस चर्चयार्ड के अंदर जाता है, वहां पे क्या है? आईवी की बेल है जो किसी पेड़ के ऊपर लपटी हुई है, और उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू रहता है। वो उल्लू चांद से शिकायत करता है कि भाई कोई मेरी जो सीक्रेट पावर, जो मेरा रहने का गुप्त स्थान है, वहां पे कोई वैंडरिंग, कोई घूम रहा है। यानी कि हम भी किसी के पशु की, किसी पक्षी के जो रहने का स्थान होता है उसके पास में जाते हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं। तो उल्लू वहां से भागता नहीं है, बल्कि उस चांद से शिकायत करता है। मोलेस्ट हर एंसेंट सॉलिटरी रैन, कि तंग कर रहा है। मोलेस्ट, MOLEST, मोलेस्ट का मतलब होता है तंग करना।
मोलेस्ट हर एंसेंट सॉलिटरी रेन, कि उसका जो एकांतपन का, उसके अकेलापन का, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, यानी कि अकेले रहना, जो उसके एकांत का शासन है, REIGN, रैन, रैन का मतलब होता है शासन, जो उसका एक गुप्त और अकेला रहने, अकेलापन का जो शासन है, यानी कि उसका अकेले का जो शासन है, उस शासन के अंदर उस एंसेंट, एंसेंट सॉलिटरी, उसकी जो एंसेंट, ANCIENT, एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, उसका जो प्राचीन शासन है, उसका जो प्राचीन राज्य है, उसके अंदर उसे कोई तंग कर रहा है। यानी कि भाई मैं तो इस आईवी की बेल के ऊपर, आईवी की बेल जिस पेड़ पे लपटी हुई है, उस पेड़ पे वर्षों से रह रहा हूं, और अब इस पेड़ के पास में कोई घूम रहा है और मुझे कोई तंग कर रहा है, जहां पे मैं वर्षों से रह रहा हूं या वर्षों से शासन कर रहा हूं। अब कोई जानवर है उस पेड़ के ऊपर वर्षों से अकेला रह रहा है, तो वो तो यही समझेगा कि भाई मेरा यहाँ पे शासन है, मेरा यहाँ पे रूल है। तो आई होप ये थर्ड स्टेंज आपको समझ में आया। सेव दीट फ्रॉम यंडर आईवी मेंटल टॉवर, कि उस थोड़ी दूर जहां आईवी का टॉवर है, द मॉपिंग ओवल डज टू द मून कंप्लेन, जहाँ पे एक उदास उल्लू चांद से शिकायत करता है, ऑफ सच इज लैंडिंग नियर सीक्रेट पावर, की कोई उसके गुप्त रहने वाले स्थान के पास में घूम रहा है। मोलेस्ट हर एंसेंट सॉलिटरी रैन, कोई उसके प्राचीन शासन को, उसके प्राचीन शासन को तंग कर रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेंजा की तरफ, और फोर्थ स्टेंजा क्या कहता है कि अब जो पोइट है, वो चर्च यार्ड के अंदर जाता है और देखता है कि वहां कई सारे पेड़ उगे हुए हैं, उन पेड़ों के नीचे घास के ढेर है। क्या है? घास के ढेर है, यानी कि घास उगती है, फिर वो जब बारिश की सीजन खत्म हो जाती है तो वो क्या है, सूख जाती है, और सूखने के बाद में उसका ढेर बन जाता है, फिर वापस वहां घास उगती है, फिर वो उसका भी ढेर बन जाता है। तो ऐसा करके वहां पे घास के ढेर जमा हो गए, यानी कि कचरे के ढेर जमा हो गए, और उन्हीं कचरे के ढेर के अंदर उन गांव वालों की कब्रें हैं, छोटी छोटी कब्रें हैं। तो उसके अंदर वो क्या कहता है चौथे स्टेंजा के अंदर कि बीनीथ रग्ड एल्म्स, एल्म्स ELMS, एल्म्स एक पेड़ होता है, कि बीनीथ रग्ड एल्म्स, उस खुरदरे एल्म के पेड़ के नीचे, रग्ड का मतलब होता है खुरदरा, उस खुरदरे पेड़ के नीचे, दैट येव ट्रीज सेट, और उस येव की पेड़ की छाया के नीचे, यानी कि उस एल्म के पेड़ के नीचे और येव की छाया में, यानी कि दो पेड़ों की यह बात हो रही है, एक तो एल्म्स का पेड़ और दूसरा जो है वो येव पेड़, यानी कि दोनों ही एक एक प्रकार के पेड़ होते हैं, एक एल्म्स और दूसरे का नाम है येव। तो वहां उस चर्च यार्ड के अंदर पेड़ है, जो एक तो किसका है, एल्म्स का है, और दूसरा है येव का। तो उस एल्म्स के पेड़ के नीचे, उस येव की पेड़ की छाया के अंदर, छाया के नीचे, वेर ह्यूज द ट्रफ इन मैनी मोल्डरिंग हीप्स, जिसके अंदर कचरे के ढेर उग गए। क्या हो गए? कचरे के ढेर हो गए, उग चुके हैं। ह्यूज, HEAVS, ह्यूज का मतलब होता है उगना, TURF, ट्रफ का मतलब होता है कोई घास का मैदान, ऐसी भूमि जिसके ऊपर घास उग चुकी है, तो उसको बोलते हैं ट्रफ। तो वेयर ह्यूज द ट्रफ, जहां पे घास उग चुकी है, इन मैनी मोल्डिंग हीप्स, जो कि इसके अंदर बदल चुकी है, डल चुकी है, हीप ढेर के अंदर, यानी उन पेड़ों के नीचे घास उगी और अब वो ढेर के अंदर बदल चुकी है। ईच इन हिज नेरो सेल, हर कोई अपनी नेरो सेल का मतलब यहाँ पे है कब्र से, तो हर कोई अपनी कब्र के अंदर फॉर एवर लेट, हमेशा के लिए लेटा हुआ है। देखिए भाई पोइट कहता है कि ये जो चर्च यार्ड है, इसके अंदर पेड़ है, पेड़ों के नीचे कचरे के ढेर पड़े हैं, और वहां पे छोटी छोटी नेरो सेल्स, यानी छोटी कब्रें हैं, और उन कब्रों के अंदर कोई हमेशा के लिए लेटा हुआ है। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, लेट यानी लेटा हुआ है। द रूड forefathers of the hamlet sleep, द रूड forefathers of the hamlet sleep, और उन
कब्र के अंदर रूड, आर यू डी, रूड का मतलब होता है अशिक्षित या असभ्य। तो उन कब्र के अंदर कोई अशिक्षित असभ्य व्यक्ति लेटा हुआ है, फोर फादर्स यानी कि कोई पूर्वज है, इस कब्र के अंदर लेटा हुआ कोई पूर्वज है, फोर फादर्स, फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज, ऑफ द हैमलेट स्लीफ, उस छोटे गांव का, यानी कि भाई जो चर्च यार्ड है, चर्च यार्ड के अंदर उस कचरे के ढेर में छोटी कब्रें हैं, उन कब्रों के अंदर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है जो उस गांव का क्या है, प्राचीन पूर्वज है, उस गांव वालों का। हैमलेट, हैमलेट का मतलब होता है छोटा गांव, तो उस छोटे गांव का क्या है, वो पूर्वज है जो उस कब्र के अंदर लेटा हुआ है। और वो पूर्वज कैसा है, असभ्य और अशिक्षित है। अब असभ्य और अशिक्षित होने के कारण उसे ऐसे ही दफना दिया गया। उसकी जो कब्र थी उसके ऊपर कोई बड़ा सा टूम्ब नहीं बनाया गया, तो उसके ऊपर कोई इतना बड़ा एपिटेफ भी नहीं लगाया गया, तो इसलिए उसको ऐसे ही दफना दिया गया है। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेंजा कि भाई एल्म्स का यूज, ये उसका जो पेड़ है उसके नीचे घास उगी हुई है, घास उग चुकी है और उस घास के ढेर जमा हो चुके हैं, और उस ढेर के अंदर किसकी कब्रें हैं, एक अशिक्षित उस छोटे गांव के पूर्वज की कब्रें हैं। तो ये था हमारा चौथा स्टेंजा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर यहाँ तक इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छा लगा है, आपके लिए यूजफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा नंबर 5। स्टेंजा नंबर 5 क्या कहता है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन्स, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन्स। द ब्रीजी कॉल का मतलब है सुबह चलने वाली मस्त ठंडी प्यार यानी हवा, सुबह चलने वाली हवा। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस यानी इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है सुगंधित, खुशबूदार, जिसके अंदर महक आती हो उसे बोलते हैं इंसेंस। तो जो सुबह चलने वाली हवा होती है, द ब्रीजी कॉल्स इन इंसेंस, जो सुबह चलने वाली सुगंधित हवा होती है, ब्रीदिंग मॉन्स, वो लोगों को उठा देती है। ब्रीदिंग मॉन्स यानी कि सुबह हवा चलती है तो वो लोगों को कहते हैं कि गेट अप अर्ली, भाई जल्दी से उठ जाओ, यानी कि ठंडी हवा चलती है जो सुगंधित होती है, तो वो सुगंधित ठंडी हवा चलती है और लोगों को उठने के लिए बोलती है। गेट अप फ्रॉम स्लीप यानी अपनी नींद से उठ जाओ, अपनी नींद से उठ जाओ। ब्रीजी कॉल्स का मतलब होता है सुबह की हवा, इंसेंस यानी सुगंधित। तो जो सुबह चलने वाली मधुर ठंडी सुगंधित हवा है वो लोगों को उठने के लिए बोलती है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ट सैड, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ट सैड। स्वेलो या स्वेलो का मतलब होता है पक्षी से, कोई चिड़िया। ये जो चिड़िया है वो अपने तिनकों से बने हुए घोंसले से चहचहाती है। ट्विटरिंग का मतलब चहचहाना। तो जो चिड़िया है वो सुबह सुबह अपने तिनकों से बने हुए घोंसले से चहचहाती है। स्ट्रो बिल्ट शेड, स्ट्रो बिल्ट शेड का मतलब होता है तिनकों से बना हुआ घर, तिनकों से बना हुआ रहने का स्थान। तो भाई तिनकों से बना हुआ क्या होता है, घोंसले होता है, नेस्ट। तो जो स्वेलो है, जो चिड़िया है, वो सुबह सुबह ट्विटरिंग करती है यानी चहचहाती है। आपने देखा होगा कि आप कभी किसी गांव में गए हैं, उस गांव में जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, और बेसिकली गांव के अंदर आज भी ये चीज हमें देखने को मिलती है कि भाई सुबह का जो माहौल होता है यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 सवा 7 बजे तक का, उसके अंदर सारे पशु जो पक्षी होते हैं वो चहचहाते हैं, लोग अपने काम की शुरुआत कर रहे होते हैं, और सुबह सुबह, और वो भी जब गर्मियों का मौसम हो और आप अब गांव वाले मकान की छत पे सो रहे हैं, तो क्या मस्त हवा चलती है, मतलब उठा ही नहीं जाता है। तो वो हवा होती है, अब हम जो आलसी होते हैं वो तो उठ नहीं पाते हैं, लेकिन वो हवा ये कहती है कि भाई उठ जाओ, कुछ काम कर लो, पढ़ लो, मनसा मेरिकल्स का वीडियो देख लो। द कॉक श्रिल क्लेरियन, जो कॉक है, देखो COOK कॉक यानी यहाँ पे मुर्गे से है, जो कॉक है वो बिगुल बजाता है। बिगुल बजाने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो मुर्गा है वो
खुद उस बिगुल को पकड़ के बजाता है। मतलब सुबह 4 बजे मुर्गा जो बोलता है, जो मुर्गे का नेचुरल अलार्म होता है, उसकी बात हो रही है कि द कॉक श्रिल क्लेरियन। क्लेरियन यानी कि मुर्गा तेजी से अपना बिगुल बजाता है, यानी कि सुबह सुबह मुर्गा तेजी से बोलता है। और द इकोइंग हॉर्न, और गूंजते हुए हॉर्न। इकोइंग का मतलब प्रतिध्वनित होना, इको किसी चीज का गूंजना, तो उसकी आवाज वापस गूंजती है। यानी कि एक तरफ से मुर्गा बोलता है तो दूसरी तरफ से उसकी आवाज इको होके वापस आती है। तो इकोइंग हॉर्न, उसकी जो प्रतिध्वनित आवाज होती है वो हॉर्न्स। द मोर सेल रोज, नो मोर सेल रोज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। अब कोई भी, नो मोर सेल रोज, अब उन्हें कोई भी नहीं उठा सकता है। नो मोर सेल रोज, ROUSE, रोज, रोज का मतलब होता है उठाना, जगाना। तो अब उन्हें कोई नहीं जगा सकता है। देम, उन्हें, फ्रॉम दियर लवली बेड, उन गरीबों को अपनी कब्र से। यानी कि भाई जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, तो अब वो कब्र से थोड़ी उठेंगे। चाहे उनके लिए ठंडी हवा चले, चाहे उनके लिए सुबह सुबह चिड़िया चहके, या फिर उनके लिए चाहे सुबह सुबह मुर्गा बोले, कुछ भी हो, अब उन्हें कोई नहीं जगा सकता है, क्योंकि वो अपनी नींद के अंदर मस्ती से सो रहे हैं, क्योंकि वे मर चुके हैं। दे हैव डाइड, वे मर चुके हैं। तो ये सुबह का जो सीन होता है, सुबह का देखो, शुरुआत हुई थी शाम के सीन से। यानी कि जो प्लगमैन है, जो गाय है, जो पशु है, वो अपने चरने वाले चारागाहों से, किसान अपने खेतों से वापस लौटते हैं। और 5वें स्टेंजा तक आते आते बात कहाँ पहुंच चुकी है, वापस सुबह से। तो भाई दम है। और इसके बीच में हमने देखा कैसे शाम डलती है, कैसे जो प्रकाश वो मंद पड़ता है। और फिर हमने देखा कि पोइट वहाँ उस कब्रिस्तान में जाता है जहाँ आईवी येव के पेड़ है, और वहाँ पे आईवी की बेल उन पेड़ों के ऊपर लपटी हुई है, और जो एल्म्स और येव के पेड़ है उनके ऊपर कचरे के, घास के ढेर जम चुके हैं। और उन कचरे के ढेरों के बीच में, उस कचरे के ढेर के बीच में उन गरीब गांव वालों की क्या है, कब्रें हैं, जो उस गांव के पूर्वज रहे होंगे। तो उन पूर्वजों की कब्रें हैं। और अब सुबह जब होती है तो सुबह क्या होता है, चिड़ियाएं चहकती है, ठंडी मधुर मीठी हवा चलती है, और मुर्गा बोलता है, मुर्गे की जो तीखी आवाज होती है, तेज, वो सुनाई देती है। ये सारी चीजें होती है सुबह सुबह। लेकिन फिर भी उन लोगों को उस कब्र से नहीं जगाया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा के लिए वहां सो चुके हैं। तो आई होप ये जो हमने 5 स्टेंजाज आज डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए हैं। और अब हम अपने अगले वीडियो के अंदर अगले और 5 स्टेंजा को डिस्कस करेंगे और जानेंगे एलिजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन था आपको समझ में आया है, आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।